गुप्ता परिवार के घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। बुलाए गए लोगों में अर्जुन के चचेरे भाई बहन और बचपन के दोस्त शामिल थे। इनके अलावा किसी को अर्जुन की असली पहचान नहीं पता थी। लगता है अर्जुन अभी भी छुप कर रहना चाहता है, रमेश चौधरी, मयंक के पिता, ने अपने बेटे से कहा। हाँ, उसकी बीवी को भी अभी नहीं पता। हम तो उससे औपचारिक तौर पर मिले भी नहीं, मयंक ने हंसते हुए कहा। मयंक 5 राजकुमारों में सबसे कम पहचाना जाने वाला था। एक बार वो मॉल में अर्जुन और ऐश्वर्या से टकरा गया था। अर्जुन ने उसे बस मयंक, अपना बचपन का दोस्त जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है, कहकर मिलवाया था। उस वक्त मयंक पहले ही डॉक्टर बन चुका था और अपने क्षेत्र में नाम कमा रहा था। मयंक अपने मम्मी पापा, बड़े भाई अरुण और छोटी बहन नैना के साथ पार्टी में आया था। तीनों में से मयंक के पापा ने परंपरा तोड़कर अपनी बेटी को अस्पतालों की चेन संभालने के लिए तैयार किया था। शुरू में वो चाहते थे कि मयंक ये करे, लेकिन मयंक का ध्यान पैसे कमाने से ज्यादा जिंदगियां बचाने पर था। उसका बड़ा भाई अरुण तो बिजनेस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था और उसने एक्टर बनना चुना था। अगले रजत आए, अपनी बहन विनीता और मम्मी पापा के साथ। अंदर आते ही विनीता अपने बड़े भाई से शिकायत कर रही थी कि अर्जुन की वापसी की वजह से उसका काम कितना बढ़ गया है। लेकिन जैसे ही उसने अनीक्षा और मयंक की बहन नैना को देखा, वो बात छोड़कर उनके पास चली गई। अक्षय अपने मम्मी पापा और 2 छोटी बहनों काव्या और नताशा के साथ पहुंचा। दोनों लड़कियां फटाफट अपने मम्मी पापा को छोड़कर अपनी उम्र वालों के साथ मस्ती करने चली गईं। आखिरी में रमेश अपने मम्मी पापा के साथ आया। रमेश इकलौता बेटा था। बचपन में वो अपने मम्मी पापा से भाई बहन के लिए जिद करता था, लेकिन बड़ा होने पर उसे खुशी थी कि उन्होंने और बच्चे नहीं किए। पार्टी का माहौल बहुत सहज और खुशनुमा था। ये बिल्कुल औपचारिक नहीं थी, क्योंकि कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे को दशकों से जानता था। जैसे पुराने दोस्तों की महफिल में कोई दिखावा ना हो। लड़कियां एक टेबल पर बैठकर गप्पे मार रही थीं। उनके हल्के फुल्के अंदाज के बावजूद उन पांचों पर भारी जिम्मेदारियां थीं। बाहर की दुनिया में वो शालीन, बुद्धिमान और अपने क्षेत्र में माहिर मानी जाती थीं। विनीता को ही लो, वो एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट थी, जिसने अपना नाम बदलकर और अपने खानदान का नाम इस्तेमाल न करके भी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन उस दिन गुप्ता परिवार की पार्टी में वो अपने फोन पर लड़कों की तस्वीरें और शॉपिंग की चीजें देख रही थीं। नैना, ये टॉप देख, मिलान में इस हफ्ते स्टोर्स में आ रहा है। अनीक्षा ने अपनी दोस्त को दिखाया। अरे वाह, मुझे ये चाहिए। क्या हमें मिलान जाना पड़ेगा या तू अपनी ब्रांच ऑफिस में किसी से खरीदने को कह सकती है? नैना ने पूछा। नैना चौधरी, चौधरी खानदान की सबसे छोटी बेटी थी, जिसने परंपराओं को तोड़ा था। वो मेडिकल परिवार की बेटी होने के बावजूद बिजनेस के क्षेत्र में नया रास्ता बना रही थी। उसे बिजनेस और मेडिकल दोनों क्षेत्रों में सम्मान मिलता था। मैंने अपने डिजाइनर दोस्त से कहा है कि हमारे लिए 5 टॉप भेज दे, हर एक के लिए एक। अनीक्षा ने हंसते हुए कहा। अनीक्षा को सुनकर कोई नहीं कहेगा कि उसे बिजनेस की जीनियस माना जाता है। भले ही वो गुप्ता ग्रुप की वारिस न थी, उसने कंपनी में इतना योगदान दिया था कि लोग कहते थे वो जो छू ले वो सोना हो जाए। नैना, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया, विनीता ने ऐलान किया। उसका नाम है इरफान और वो मेरे भाई का असिस्टेंट है। अनीक्षा ने विनीता की बात काटी। अगर तुम विनीता के चक्कर में इस लड़के से मिलने गईं, तो उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। वो मेरे भाई के पीछे पीछे भागता रहेगा। बन जाएगा दूसरा मार्को। अरे, तुम सबको तो पता है नैना का टाइप। काव्या शर्मा ने छेड़ा। काव्या पहली नजर में मासूम लगती थी, लेकिन उसने हार्वर्ड से लॉ की डिग्री ली थी और बार एग्जाम में टॉप किया था। वो सबसे ज्यादा डिमांड वाली वकील थी और उसने कभी केस नहीं हारा। हाँ, लेकिन कुछ होता तो है नहीं। अनीक्षा ने मजाक किया। अनीक्षा, नैना को तंग करना बंद कर, हमेशा चुप रहने वाली नताशा ने डांटा। नताशा शर्मा दुनिया की अग्रणी बायो इंजीनियर थीं। उनका काम इतना गुप्त था कि लोग नहीं जानते थे कि उनकी लैब कहाँ है।
अरे लड़कियों, क्या तुम बस शॉपिंग ही करती हो? हमारी मेहनत की कमाई बर्बाद मत करो। रजत ने अपनी टेबल से छेड़ा। मेरी मेहनत की कमाई तो मेरा भाई उड़ाता है। नैना ने रजत को जीभ दिखाते हुए कहा। और मैं अपनी कमाई खुद करती हूं। विनीता ने अपने भाई को जवाब दिया। शाबाश रजत, अब हम दोनों की बेइज्जती हो गई, मयंक ने बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक सब शांत हो गए जब राजेश गुप्ता खड़े होकर भाषण देने लगे। परिवार और दोस्तों, आप सबके आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अर्जुन की गरीबी की ट्रेनिंग खत्म हुई है और वो घर लौट आया है। स्वागत है मेरे बेटे, राजेश ने ग्लास उठाते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन अर्जुन ने गुजारिश की है कि हम अभी उसकी पहचान सबके सामने जाहिर न करें। आपने गौर किया होगा कि जिसे हम सब मिलना चाहते थे वो यहां नहीं है, उसकी बीवी। तो मैं आप सबसे अर्जुन की इच्छा का सम्मान करने और उसकी पहचान गुप्त रखने में मदद करने को कहता हूं। स्वागत है अर्जुन, और शुक्रिया, क्योंकि अब मैं गोल्फ ज्यादा खेल सकता हूं। सब राजेश के मजाक पर हंस पड़े। मौजूद 5 पिताओं में राजेश ही इकलौते थे जो अभी भी अपने परिवार का ज्यादातर कारोबार संभाल रहे थे। बाकी चारों के बच्चे पहले से मदद कर रहे थे। रात हंसी खुशी और गर्मजोशी के साथ बीती। उस रात अर्जुन को सचमुच लगा कि वो घर लौट आया है, जैसे कोई लंबे सफर के बाद अपनी मिट्टी में वापस आ जाए। अगले दिन अर्जुन सुबह मुस्कुराते हुए उठा। वो अपने पुराने बिस्तर पर गुप्ता परिवार के घर में रात बिताना चाहता था, लेकिन उसका मन बार बार ऐश्वर्या के पास जा रहा था, जो अकेले बिस्तर पर थी। थकाऊ रात के बावजूद वो जल्दी उठा और नाश्ता तैयार किया। अजीब बात थी कि उस सुबह कमला चुप थी, हालांकि वो अर्जुन की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति हो। जब ऐश्वर्या नीचे आई, उसने अर्जुन को बताया कि वो दोपहर में अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जा रही है, तो उसे लेने आने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने बस सिर हिलाया। उसे अगले कुछ हफ्तों तक देर रात तक काम करने की उम्मीद थी, क्योंकि वो मोहन कंपनी के रीलॉन्च की तैयारी कर रहा था। ऑफिस पहुंचकर अर्जुन एक ट्रे में कॉफी लेकर आया। उसने इरफान और कमला को उनकी मेहनत के लिए यह तोहफा देने का फैसला किया था। बिल्डिंग में दाखिल होते वक्त उसका टक्कर किसी से हो गया और कॉफी उस शख्स और खुद अर्जुन पर छलक गई। बेवकूफ, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। जिससे अर्जुन टकराया वो कृष पांडे था, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, जिसके साथ वो हाई स्कूल में पढ़ा था। सॉरी कृष, ये गलती से हुआ, अर्जुन ने माफी मांगी। तुझे पता है ये शर्ट कितने की है? कृष अपनी शर्ट पर दाग देखकर गुस्से में था। मैं इसे बदल दूं? अर्जुन ने सुझाव दिया। तू इसे अफोर्ड भी कर सकता है या अपनी बीवी से पैसे मांगेगा? कौन सा मर्द अपनी बीवी के पैसों पर जीता है? कृष के दिमाग में अर्जुन अभी भी वही असिस्टेंट था जिसके पास पैसे कम थे और जो अपनी बीवी पर निर्भर था। मैं सचमुच बदल सकता हूं, दिन के आखिर तक दे दूंगा, अर्जुन ने जोर देकर कहा। कृष की शर्ट जैसी चीज अर्जुन के लिए सिक्कों जैसी थी। ठीक है, कृष ने कहा और मुड़कर चला गया। अर्जुन नए कॉफी लेने वापस गया। अपने फ्लोर पर पहुंचकर उसने इरफान और कमला को कॉफी दी, और हैरानी की बात थी कि अनीक्षा वहां उनसे बात कर रही थी। भाई, अनीक्षा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। अनीक्षा, जरा रुक, उसने इरफान और कमला की तरफ मुड़कर उन्हें कॉफी दी। ये तुम दोनों के लिए, पिछले कुछ दिनों की मेहनत के लिए शुक्रिया। अर्जुन के ऑफिस में अनीक्षा सोफे पर आराम से बैठ गई। तुझे अब तक प्लेन में नहीं होना चाहिए था, अर्जुन ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैंने पापा से कहा कि मेरी फ्लाइट कल के लिए डाल दें, अनीक्षा ने फोन से खेलते हुए कहा। वैसे अगर तू इरफान और कमला को तोहफा देना चाहता था तो पैसे दे देता, वो ज्यादा खुश होते। बहन, कभी कभी छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, अर्जुन ने कहा। तू अब गरीब नहीं है भाई, अनीक्षा ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। लेकिन मानती हूं तू शायद सही है। तो तू यहां क्यों आई? अर्जुन ने डेस्क पर रखी फाइलें देखते हुए पूछा। मैं पूछने आई थी कि क्या तू मेरे और बाकियों के साथ शॉपिंग चलना चाहेगा, अनीक्षा ने पूछा। बाकियों से मतलब लड़कियां? अर्जुन ने बिना सिर उठाए पूछा। हाँ,
रजत विनीता के साथ जा रहा है और शर्मा भाई बहन सब जा रहे हैं। सच कहूं तो बस तू ही पीछे रह जाएगा, अनीक्षा ने बताया। अगर लोग मुझे तुम सबके साथ देख लेंगे तो अटकलें लगाएंगे। इस बार पास, अगली बार शायद। ठीक है? ठीक है। कुछ लाना है तेरे लिए? अनीक्षा ने जाने से पहले पूछा। शायद कुछ कपड़े तब, जो मैं ऑफिस में रख सकूं। तेरा टेस्ट मुझसे कहीं बेहतर है। अनीक्षा ने अर्जुन के सामने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने उसे हैरानी से देखा। तेरा कार्ड, उसने कहा। क्या तुझे पैसे की कमी है? अर्जुन ने जवाब दिया। नहीं, लेकिन तेरे पास मुझसे कहीं ज्यादा है और मैं अपनी शॉपिंग तेरे खाते में डालने वाली हूं। तू मुझ पर 13 साल की शॉपिंग का कर्जा है, अनीक्षा ने अपने भाई को कहा। ठीक है। अर्जुन ने मोहन कंपनी की कमाई वाला कार्ड अनीक्षा को दे दिया। थैंक्स भाई, अनीक्षा ने हंसते हुए कहा और कमरे से निकल गई। अर्जुन ने इरफान को बुलाकर क्रिश के लिए वादा की हुई शर्ट खरीदने को कहा। आखिर गलती उसकी भी थी। उसी दिन दोपहर में अर्जुन इरफान के साथ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में क्रिश को ढूंढने गया। इरफान को लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर के लिए कुछ दस्तावेज भी ले जाने थे। ये लो, अर्जुन ने क्रिश को शर्ट दी। मुझे बेवकूफ समझता है अर्जुन, ये तो साफ नकली है, क्रिश ने जोर से कहा। उस वक्त लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में कई लोग थे और क्रिश की बात सुनकर सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। इरफान को हंसी आ रही थी। उसका बॉस कंपनी का मालिक था, उसे नकली शर्ट खरीदने की क्या जरूरत थी? ऊपर से इरफान ने खुद स्टोर जाकर वो शर्ट खरीदी थी। क्या रसीद दिखानी पड़ेगी सबूत के लिए? अर्जुन ने पूछा। हाँ दिखा, क्रिश ने चुनौती दी। अर्जुन ने जेब से रसीद निकाली और क्रिश को दी। हाँ, तू तो गरीब है अर्जुन, तूने तो असिस्टेंट इरफान से ये शर्ट खरीदवाई। कितना बेताब है तू। चूंकि इरफान ने कंपनी के कार्ड से शर्ट खरीदी थी, रसीद पर उसका नाम था। मुझे आज मॉल जाना था तो मैंने ऑफर किया कि शर्ट ले आऊंगा। पैसे अर्जुन ने दिए। इरफान ने अपने बॉस का बचाव करते हुए कहा। सचमुच अर्जुन नए सहकर्मियों को ढाल बनाकर अपनी इज्जत बचाएगा? कृष्ण ने तंज कसा। ये बाहर क्या हो रहा है? लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने ऑफिस से निकला। उसे बाहर हंगामा सुनाई दिया। आज डिपार्टमेंट के लिए पीक डे था और उसे और देरी बर्दाश्त नहीं थी। ऊपर से प्रेसिडेंट का असिस्टेंट आ जाने वाला था। अगर प्रेसिडेंट को पता चला कि उसके लोग इस अहम वक्त पर ढीले पड़ रहे हैं तो डांट पड़नी तय थी। डायरेक्टर, ये रहे दस्तावेज। इरफान ने अचानक अभिवादन किया। असिस्टेंट इरफान, आप आ गए। ये बाहर क्या तमाशा हो रहा है? डायरेक्टर ने पूछा। डायरेक्टर, आपका एक कर्मचारी मेरे साथी असिस्टेंट अर्जुन को तंग कर रहा है, इरफान ने बताया। असिस्टेंट अर्जुन? डायरेक्टर रुका। फिर उसे एहसास हुआ कि जिसे उसका मैनेजर तंग कर रहा था वो असल में प्रेसिडेंट था। कौन है वो? उसने गुस्से में पूछा, ये सोचकर कि किसी ने इतने ताकतवर शख्स को नाराज करने की हिम्मत की। कृष्ण नाम का एक मैनेजर, सुबह से शुरू है, जब प्रेसिडेंट ने उस पर कॉफी गिरा दी थी, इरफान ने धीरे से कहा। डायरेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। मैनेजर कृष, डायरेक्टर ने चिल्लाकर बुलाया। सबकी नजरें डायरेक्टर पर टिक गईं। अब मेरे ऑफिस आओ, उसने गहरे भाव से कहा। कृष को अर्जुन से बात छोड़नी पड़ी। डायरेक्टर इतना गुस्से में था कि उसने कृष का डिमोशन कर दिया। कृष ने सोचा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने असिस्टेंट इरफान के सामने झगड़ा किया और डायरेक्टर नहीं चाहता था कि यह बात प्रेसिडेंट तक पहुंचे। कंपनी में अफवाह थी कि प्रेसिडेंट का भरोसा जीतने के लिए इरफान और कमला से होकर गुजरना पड़ता है। अर्जुन, जो प्रेसिडेंट की टीम में नया था, को इन अफवाहों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। उसी दोपहर मार्क्विस मॉल में ऐश्वर्या अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग कर रही थी। ऐश्वर्या, नताशा, सोफिया और जूलिया हाई स्कूल के दिनों से दोस्त थीं। वो सब एक ही प्राइवेट स्कूल और बाद में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ी थीं। भले ही वो अमीर और बिगड़ैल थीं, उन्होंने कभी ऐश्वर्या को अर्जुन से शादी करने के लिए नीचा नहीं देखा। हाँ, उन्हें इस बात का मलाल जरूर था कि अर्जुन वैसा नहीं निकला जैसा वो सोचती थीं। जब वो एक महंगी घड़ी की दुकान में दाखिल हुईं, तो उन्हें ललिता, उसका पति अखिलेश और उसकी सबसे करीबी सहेली ममता दिखीं। उफ,
जान, जल्दी करो, लगता है कोई कचरा इस दुकान में ले आया, ललिता ने अखिलेश से कहा। अखिलेश ने देखा कि ऐश्वर्या और उसकी सहेलियां अंदर आई थीं। उसे अपनी बीवी की बातों से पता था कि ऐश्वर्या ने ऐसे मर्द से शादी की जो उस पर निर्भर है। ऐश्वर्या, क्या तुम यहां कुछ खरीद भी सकती हो? ममता ने अचानक पूछा। अरे हैं, ऐश्वर्या से ऐसे मत बोलो। जूलिया ने ऐश्वर्या का बचाव किया। अपने मम्मी पापा और पति दोनों को पालने से थक नहीं गई। ललिता ने तंज कसा। देखो ललिता, हम बस देखने आए हैं। तुम्हें हमें ताने मारने की जरूरत नहीं। ये दुकान तुम्हारी तो है नहीं। ऐश्वर्या ने शांति से कहा। तुम लोग इतने गरीब हो कि यहां नहीं होना चाहिए। ममता ने कहा। हाय मिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? एक शॉपिंग असिस्टेंट ने उनके पास आकर पूछा। हम साथ नहीं हैं, ललिता ने घृणा भरे लहजे में कहा। इनकी तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, ये यहां कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐश्वर्या ने शुरू में अर्जुन के लिए उस 50 करोड़ से एक घड़ी खरीदने का प्लान बनाया था जो उसके सास ससुर ने दिए थे। ललिता की बातें सुनकर शॉपिंग असिस्टेंट ने ऐश्वर्या और उसकी सहेलियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या, ये कैसी रहेगी? सादा है लेकिन बहुत शानदार। नताशा ने डिस्प्ले केस में एक घड़ी देखते हुए कहा। मिस, ये घड़ी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में बहुत पॉपुलर है। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख है। दूसरी शॉपिंग असिस्टेंट ने कहा। कपल वॉच कैसी रहेगी ऐश्वर्या? सोफिया ने दूसरा डिस्प्ले देखते हुए कहा। मिस, मैं सचमुच सलाह दूंगी कि आप इन्हें नजरअंदाज करें। जो लड़की ये लोग मनाने की कोशिश कर रही हैं, वो इस दुकान में कुछ नहीं खरीद सकती। ललिता ने टिप्पणी की। शॉपिंग असिस्टेंट से रहा नहीं गया और उसने ऐश्वर्या से पूछ लिया। मिस, क्या आप कुछ खरीदने वाली हैं? क्या आप हमारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। मुझे यकीन है वो यहां की सबसे महंगी घड़ी खरीदने का प्लान बना रही है। अचानक एक ग्रुप दुकान में दाखिल हुआ। अनीक्षा पास की दुकान में अपने भाई के लिए घड़ी खरीदने का प्लान बना रही थी, जहां की घड़ियां कहीं ज्यादा महंगी थीं। लेकिन जब उसने ऐश्वर्या को देखा तो उसने अपने ग्रुप को वहां ले जाने का फैसला किया। ललिता और शॉपिंग असिस्टेंट के लिए बदकिस्मती थी कि अनीक्षा ने उन्हें ऐश्वर्या को नीचा दिखाते सुन लिया था। ललिता का मुंह खुला रह गया। वो हैरान थी कि 4 राजकुमार और उनकी बहनें उसी दुकान में थे। अरे, फिर मिले मिसेस गुप्ता, रमेश ने पीछे से टिप्पणी की। तुम इन्हें जानती हो? नताशा ने ऐश्वर्या से पूछा। मैं बस इतना जानती हूं कि मिस्टर लालवानी मेरे पति के परिचित हैं, बाकियों को नहीं जानती, ऐश्वर्या ने धीरे से जवाब दिया। ऐश्वर्या के उलट नताशा को रईसों की ताजा खबरें रहती थीं। उसे पता था कि समाज के सबसे बड़े लोग उसी दुकान में खड़े थे। साहब, मैडम, आप इस औरत को जानते हैं? अखिलेश ने पूछा। उसकी अक्षय के साथ एक बिजनेस डील के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, तो वो जानता था कि ये लोग कौन हैं। और आप हैं? अक्षय ने अखिलेश को घृणा से देखते हुए पूछा। मिस्टर शर्मा, हम पहले एक बिजनेस डील के सिलसिले में मिले थे, अखिलेश ने समझाया। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, अक्षय ने सपाट जवाब दिया। यहां की सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? अनीक्षा ने स्टोर असिस्टेंट से पूछा। मिस, ये वाली, असिस्टेंट ने डिस्प्ले के बीच में रखी एक जोड़ी घड़ियों की ओर इशारा किया। क्या आपके पास इनके 10 सेट हैं? अनीक्षा ने पूछा। हां मिस, न देश में सिर्फ 13 सेट रिलीज हुए हैं, असिस्टेंट ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे 13 सेट चाहिए। इन 2 को इस मैडम के लिए पैक करो और बाकी 12 मेरे लिए, अनीक्षा ने ऑर्डर दिया। ललिता और उसके साथी अनीक्षा के ऑर्डर से हैरान रह गए। जल्दी ही मैनेजर बाहर आया और 13 घड़ियां तैयार करने में मदद करने लगा। अनीक्षा ने बिना कीमत पूछे अपना कार्ड दे दिया। तभी उसका फोन बजने लगा। कॉल अर्जुन की थी। तूने क्या खरीदा? अर्जुन ने सपाट लहजे में पूछा। मैं एक दोस्त को मुसीबत से बचा रही थी भाई। मुझे लगता है तुझे मेरे काम पर गर्व होगा, अनीक्षा ने कहा। वो भूल गई थी कि अर्जुन के कार्ड से खरीदारी करने पर उसे तुरंत मैसेज मिल जाता है। इस बीच बाकी सब हैरान थे जब अनीक्षा ने कहा कि ऐश्वर्या उसकी दोस्त है। तो इतना रहस्यमयी क्यों बन रही है? अर्जुन ने पूछा। अनीक्षा आमतौर पर उससे बहुत साफ बोलती थी।
बाद में बात करती हूं भाई, आज रात मुझे एयरपोर्ट छोड़ने मत भूलना। मिलते हैं। अनीक्षा ने अर्जुन का जवाब सुने बिना कॉल काट दी। यहां का मैनेजर कौन है? अनीक्षा ने पूछा। पेमेंट प्रोसेस करने वाला शख्स आगे आया। मैं चाहती हूं कि आप इन तीनों को अपनी सारी दुकानों से दुनिया भर में बैन कर दें। इन्होंने मुझे नाराज किया। मुझे यकीन है मेरे भाई को भी इनका चेहरा देखकर गुस्सा आएगा। अनीक्षा का ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए। तेरा भाई जरूर मंजूरी देगा, नैना ने पीछे से कहा। जी मिस। मैनेजर ने सहमति दी और ललिता और उसके साथियों को बाहर भेज दिया। ये लीजिए मिस। मैनेजर ने ऐश्वर्या को 2 घड़ियां थमाई। मिस, मैं ये नहीं ले सकती। ऐश्वर्या ने अनीक्षा का तोहफा ठुकरा दिया। मिस ऐश्वर्या, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे भाई के पास इतना पैसा है कि उसके लिए ये खर्च कॉफी खरीदने जैसा है। प्लीज लीजिए। अगर आपने नहीं लिया तो मुझे बुरा लगेगा, अनीक्षा ने कहा। नताशा ने ऐश्वर्या को तोहफा लेने के लिए उकसाया, क्योंकि मना करना अशिष्टता होती। आखिरकार चाहे ऐश्वर्या कितनी भी हिचकिचाए, उसे तोहफा स्वीकार करना पड़ा। मुझे तो आपके नाम भी नहीं पता, ऐश्वर्या ने ग्रुप से कहा। मैं अनीक्षा गुप्ता, आपसे मिलकर खुशी हुई। अनीक्षा ने हाथ बढ़ाकर ऐश्वर्या से हाथ मिलाया, जैसे कोई नई शुरुआत की पहली किरण चमके। उस दोपहर हवाई अड्डे पर वीआईपी लाउंज में कुछ खास लोग अनीक्षा को विदा करने जमा हुए। विश्वास नहीं होता तू इकोनॉमी क्लास में जा रही है, नैना ने अनीक्षा से कहा। मैंने सोचा अगर मेरा भाई गरीबी की ट्रेनिंग से गुजर सकता है तो मैं भी आम लोगों के बीच रहकर कुछ सीख सकती हूं। इसे रिसर्च समझ, अनीक्षा ने अपनी दोस्त को बताया। अनीक्षा, बोर्डिंग का वक्त हो गया, उसके पापा ने पुकारा। पापा, अर्जुन ने कहा था वो आएगा, क्या आप रमेश से कहकर फ्लाइट थोड़ा और लेट नहीं कर सकते? अनीक्षा ने पूछा। लालवानी परिवार देश की 4 एयरलाइंस में से एक के मालिक थे और रमेश इस हिस्से का काम संभालता था। दूर से एक शख्स दिखा, अर्जुन। वो दूर से हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। उसके पीछे रमेश था। लगता था वो अर्जुन को प्रवेश द्वार से लेने गया था। सॉरी, देर हो गई, ट्रैफिक बहुत खराब था, अर्जुन ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं, कम से कम तू मुझे विदा करने तो आया, अनीक्षा ने मुस्कुराकर कहा। सबके सामने वो एक सख्त बिजनेस वुमन थी, इंडस्ट्री की लीडर, लेकिन परिवार के सामने वो फिर से वही नन्ही लाडली बहन बन जाती थी। जैसे कोई मोरनी बारिश में नाचने लगे। वैसे मेरे कार्ड पर वो भारी खर्चा क्या था? अर्जुन ने उस दिन की घटना याद करते हुए पूछा। हम आज तेरी बीवी से मिले, अक्षय ने पीछे से कहा, और उसे ललिता नाम की कोई औरत तंग कर रही थी। अनीक्षा ने बस उसका हिसाब चुकता कर दिया। शुक्रिया अनीक्षा, और मेरा कार्ड वापस दे, अर्जुन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे लगा तू भूल जाएगा, अनीक्षा ने हंसते हुए कहा। मैंने जो तेरे लिए सामान खरीदा उसे ड्राइवर से तेरे ऑफिस भिजवा दिया, और वो बड़ा खर्चा? मैंने हम सबके लिए घड़ियां खरीदी। देख, अब हम सबकी घड़ियां एक जैसी हैं। उसके दोस्तों ने अपनी कलाइयां उठाकर एक जैसी घड़ियां दिखाईं। और मेरी कहां है? अर्जुन ने पूछा। तेरी बीवी के पास, शायद वो तुझे घर पहुंचने पर देगी, अनीक्षा ने बताया। ठीक है, वैसे अब तुझे जाना चाहिए। मुझे अलविदा का झप्पी दे, अर्जुन ने अपनी बहन को गले लगाने के लिए बाहें फैलाईं। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी, कम से कम मुझे पूरे 1 साल के लिए जाने से पहले अपनी भाभी से तो मिलने का मौका मिला। अनीक्षा की आंखें नम हो गईं। तू हमें बेवकूफ नहीं बना सकती अनीक्षा, मुझे यकीन है 1 हफ्ते में तू मुझे फोन करके कहेगी कि फ्लाइट कैंसिल कर, मुझे घर जाना है, रमेश ने छेड़ा। अनीक्षा को अक्सर रमेश से चार्टर्ड फ्लाइट मांगने की आदत थी। अरे, मैं तो नैना जितनी बुरी नहीं, वो तो विनीता के सेट किए लड़के से मिलने इटली तक तुम्हारे प्लेन में उड़ गई थी, अनीक्षा ने जवाबी तंज कसा। लेकिन लेकिन वो क्यूट था, नैना ने बस इतना कहा। विनीता, जिसने उसे उस लड़के से मिलवाया था, पीछे हंस रही थी। फ्लाइट लेट करना बंद कर अनीक्षा, तेरे चक्कर में मेरा मुनाफा डूब रहा है, रमेश ने अनीक्षा को गेट की तरफ धकेलते हुए कहा। अनीक्षा ने सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहा और प्लेन में चढ़ गई। मैंने उन लोगों की खोजबीन की जो आज तेरी बीवी को तंग कर रहे थे।
कुछ करूं? अक्षय ने अर्जुन से पूछा। अभी नहीं, मुझे पता है वो कौन है। मेरे पास उनके लिए बड़े प्लान हैं, फिक्र मत कर, अर्जुन ने जवाब दिया। तभी ऐश्वर्या का फोन आया। उसने अर्जुन को अपनी सहेलियों के साथ डिनर के लिए बुलाया। अर्जुन ने तुरंत हामी भरी और अपने ड्राइवर को बुलाने को कहा। रेस्टोरेंट में अर्जुन ने ऐश्वर्या और उसकी सहेलियों को शीशे की दीवार के पास एक टेबल पर देखा, जो रेस्टोरेंट को मॉल से अलग करती थी। उसने लड़कियों का अभिवादन किया और ऐश्वर्या के पास बैठ गया। शॉपिंग ट्रिप कैसी रही? उसने पूछा, हालांकि उसे पहले की घटना का पूरा पता था। ऐश्वर्या ने एक नई दोस्त बना ली। नताशा अपनी उत्तेजना छुपा नहीं पाई। हाँ, बहुत अजीब बात हुई। हम दुकान में उस ललिता से टकराए और हमें अनीक्षा गुप्ता ने बचाया, जिनके साथ 4 राजकुमार और उनकी बहनें थीं, जूलिया ने बताया। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि हम 4 राजकुमारों से मिले। काश हम उस रहस्यमयी गुप्ता वारिस से मिल पाते। सुना है वो बहुत हैंडसम है। मैं तो उसे बिना देखे ही प्यार करने लगी हूं। सोफिया ने हंसते हुए कहा। वाह, तुम लोग आज तो बहुत लकी रहे। तो मिस गुप्ता ने तुम्हें कैसे बचाया? अर्जुन ने टॉपिक बदलने की कोशिश की, क्योंकि सोफिया की बात ने उसे अजीब सा महसूस कराया। ऐश्वर्या ने बताया कि कैसे अनीक्षा ने घड़ियां खरीदी और ललिता को दुकान से बैन करवाया। वैसे ये रही वो घड़ी, मैं उनका तोहफा मना नहीं कर पाई। उन्होंने सेल्स असिस्टेंट और मैनेजर को कह दिया कि मैं इसे वापस नहीं कर सकती, तो दूसरी वाली तुझे दे रही हूं। ऐश्वर्या ने अर्जुन को एक डिब्बा थमाते हुए कहा। अर्जुन ने तुरंत घड़ी पहन ली और मुस्कुराया। तकनीकी तौर पर यह घड़ी तो उसने ही खरीदी थी। रेस्टोरेंट में दूसरी तरफ की टेबल पर जूलिया ने कुछ लड़कों को देखा, जो बहुत जानी पहचानी शक्लें लग रहे थे। अरे बाप रे, वो जेरोम सावला नहीं है? जूलिया ने इशारा किया। सारी लड़कियां एक साथ मुड़ी और जानी पहचानी शक्ल देखी। याद है, हाई स्कूल में उसने अपनी गाड़ी की डिक्की लाल गुलाबों से भरी थी और ऐश्वर्या को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज किया था, नताशा ने कहा। हाँ, उसने तो ऐश्वर्या के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड जिम से भी लड़ाई कर ली थी। मुझे वो झगड़ा याद है, जूलिया ने बताया। वो AR फिनो के साथ है, वो आधा ब्रिटिश फुटबॉलर। उसने भी तो तुझे प्रपोज किया था ऐश्वर्या, है ना? सोफिया ने पूछा। लड़कियों, ये पुरानी बातें हैं, छोड़ो। ऐश्वर्या को डर था कि उसका पुराना किस्सा सुनकर अर्जुन को बुरा लगेगा। फिक्र मत कर ऐश्वर्या, आखिर में तो मैं ही जीता, अर्जुन ने उसकी तरफ आंख मारते हुए कहा। देखो, जेरोम इधर आ रहा है, जूलिया ने टीनेजर की तरह चहक कर कहा। हाय लड़कियों, जेरोम ने अभिवादन किया। हाय जेरोम, वैसे ये मेरा पति अर्जुन। अर्जुन जेरोम हाई स्कूल में मेरा दोस्त था। ऐश्वर्या ने दोनों का परिचय कराया। मुझे लगता है हम दोस्त से ज्यादा थे, ऐश्वर्या, जेरोम ने आंख मारते हुए कहा। यह बहुत गलत है, ऐश्वर्या ने सपाट लहजे में कहा। मुझे यकीन है अर्जुन को बुरा नहीं लगेगा, ये तो पुरानी बातें हैं, जेरोम ने कहा। देखो देखो देखो, नताशा ने अचानक घबराते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर लड़कियों की भीड़ चीख रही थी और कुछ बॉडीगार्ड्स रास्ता साफ कर रहे थे। अर्जुन ने एक जानी पहचानी शक्ल देखी, अरुण चौधरी, मयंक का बड़ा भाई। मैंने उसकी इंस्टा स्टोरी चेक की, वो कुछ घंटे पहले एयरपोर्ट पर था, अब मॉल में क्या कर रहा है? ऐश्वर्या और उसकी सहेलियां अरुण की बहुत बड़ी फैन थीं। अर्जुन को यह अजीब लग रहा था कि वो जिसे बड़ा भाई मानता था, उस पर उसकी बीवी और सहेलियां फिदा हो रही थीं। वो इतना रहस्यमयी है, जूलिया ने आह भरी। अरुण ने अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह गुप्त रखा था। किसी को नहीं पता था कि वो मयंक का भाई है या उसके कोई भाई बहन हैं। बेशक उसकी एजेंसी और देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क सिन्हा खानदान का था, इसीलिए वो अपनी निजी जानकारी छुपा सकता था। उसकी साफ सुथरी छवि की वजह से और भी औरतें उस पर फिदा थीं। वो लंबा था, सांवली रंगत, काले बाल और ऐसी आंखें जो जैसे दिल में उतर जाएं। अचानक अरुण ने अर्जुन को देखा, जो कुछ देर पहले उसके साथ एयरपोर्ट पर था। वो मुस्कुराया और उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा जहां अर्जुन खाना खा रहा था। लगता है वो AR से मिलने आया है, तुम्हें पता है ना,
दोनों को लाइट्स एंटरटेनमेंट रिप्रेजेंट करता है। जेरोम ने शेखी बघारी, सुना है लाइट्स एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट रजत सिन्हा भी एक्टर जैसे दिखते हैं। जूलिया ने ताजा गॉसिप शेयर करते हुए उत्तेजना से कहा, अरे ए आर, इधर आ। जेरोम ने अपने साथी को बुलाया। ए आर, फिनो ने हामी भरी और उनकी टेबल पर आ गया, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने फिर से खुल गए हों। हाय दोस्तों, अरे देखो, ये तो अरुण चौधरी है। ए आर ने एक्टर की तरफ हाथ हिलाया। इस वक्त तक ऐश्वर्या और उसकी सहेलियां शर्मा रही थीं। भले ही ऐश्वर्या की शादी हो चुकी थी, वो अब भी अरुण चौधरी की बहुत बड़ी फैन थी और अर्जुन को ये बात पता थी। अर्जुन ने फटाफट अरुण को फोन पर मैसेज भेजा, बड़े भाई, तुझे अंदाजा भी है कि मेरी बीवी का तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में होने की वजह से टीनेजर की तरह चहकना मेरे लिए कितना अजीब है। अरुण ने फोन वाइब्रेट होते हुए महसूस किया। मैसेज देखकर वो रुक गया और मुस्कुराया। उसने सीधे अर्जुन की तरफ देखा और उनकी टेबल की ओर बढ़ा। ग्रुप ने सोचा कि वो ए आर फिनो से बात करने आ रहा है। हाय अरुण, ए आर ने अभिवादन किया, लेकिन अरुण ने उसे नजरअंदाज किया और अर्जुन की तरफ देखा। तूने नहीं बताया कि तू यहां होगा, अर्जुन, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुझे पहले लिफ्ट दे देता। सबके मुंह खुले रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि अरुण चौधरी अर्जुन से बात कर रहा है। मेरी अपनी सवारी थी, अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मिस्टर अरुण, मैं ए आर फिनो, हम दोनों लाइट्स एंटरटेनमेंट से हैं। फुटबॉलर ने अरुण का ध्यान खींचने की कोशिश की। अरुण ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा, जिसने कुछ फुसफुसाया। जाहिर तौर पर वो अरुण को बता रहा था कि ए आर फिनो कौन है। हाँ हाँ, नया लड़का, स्वागत है, क्या हम मिले हैं? अरुण ने पूछा। अर्जुन को अरुण की हरकत पर हंसी आ रही थी। जाहिर था कि अरुण को कोई अंदाजा नहीं था कि ए आर फिनो कौन है। अरुण को अपनी नौकरी और अपने फैंस से प्यार था, लेकिन वो दूसरे कलाकारों और मशहूर हस्तियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। आखिर उसका छोटा भाई 5 राजकुमारों में से एक था। मिस्टर अरुण, हम पिछले साल क्रिसमस पार्टी में मिले थे, ए आर ने समझाया। हाँ ठीक, अरुण ने सिर हिलाया। अर्जुन, मैं सोच रहा था कि तेरी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट करूं। मुझे नहीं लगता कि रजत को कोई ऐतराज होगा। अरुण ने अर्जुन के पास बैठते हुए कहा। सबने बस यही समझा कि तेरी कंपनी से अरुण का मतलब उस कंपनी से था जहां अर्जुन काम करता है, जबकि असल में वो कंपनी अर्जुन की थी। अर्जुन ने अरुण की बात पर आंखें घुमाई। रजत को ऐतराज क्यों होगा? अरुण का अपने करियर पर लगभग पूरा कंट्रोल था और वो इसे अच्छे से संभालता था। वो अपने प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स खुद चुनता था, यहां तक कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खुद मैनेज करता था। ठीक है, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। सब हैरान थे कि अर्जुन अरुण के साथ इतने सहज अंदाज में बात कर रहा था और लगता था अरुण को भी अर्जुन का ऐसा बर्ताव बुरा नहीं लग रहा था। अर्जुन, ऐश्वर्या ने अपने पति से फुसफुसाकर कहा। वो चाहती थी कि अर्जुन उसका अरुण से परिचय कराए। अर्जुन को सचमुच ऐसा करने का मन नहीं था। वो इस शख्स को बड़ा भाई मानता था और फिर भी उसकी बीवी और सहेलियां उस पर फिदा थीं। लेकिन अर्जुन हमेशा ऐश्वर्या को वो देता था जो वो चाहती थी। इतना प्यार करता था वो उसे। अरुण, मेरी बीवी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, ये अरुण, वो। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उसे नहीं पता अरुण का परिचय कैसे दे। मैं अर्जुन का परिचित हूं, अरुण ने अर्जुन की बात पूरी करते हुए कहा। मिस्टर चौधरी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, ऐश्वर्या ने चहकते हुए कहा। उसने अपनी सहेलियों को देखा और उनका परिचय कराया। लगता है फिर मिलेंगे अर्जुन, अरुण ने उठते हुए कहा। मिसेस गुप्ता, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐश्वर्या शर्मा गई जब अरुण ने उसका जिक्र किया। जाते वक्त अरुण मुड़ा और पीछे से चिल्लाया, वैसे अर्जुन, कमाल की घड़ी है, उसने आंख मारते हुए कहा और हाथ हिलाया। अगर गौर से देखो तो अरुण ने वही घड़ी पहनी थी जो अर्जुन और ऐश्वर्या ने पहनी थी। अनीक्षा ने 13 घड़ियां खरीदी थीं। गुप्ता, लालवानी, शर्मा, सिन्हा और चौधरी खानदानों के हर बच्चे के लिए एक, और 13वीं घड़ी ऐश्वर्या की थी। अरुण के जाने के बाद
अर्जुन ने उसे तुरंत मैसेज भेजा, उम्मीद है तुझे मजा आया। अरुण ने फटाफट जवाब दिया, मैं अकेला था, जिसकी मुलाकात तेरी बीवी से पहले नहीं हुई थी। मुझे लगा ये नाइंसाफी है, तो मैंने तेरे असिस्टेंट से पूछा कि तू कहाँ होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर उन्हें पता चला कि तेरे पास भी वैसी ही घड़ी है, तो वो तेरे बारे में और खोजबीन करेंगे। अरुण का जवाब तुरंत आया, बिना रिस्क के जिंदगी क्या। अर्जुन ने मुस्कुराकर फोन रख दिया। जैसे ही उसने नजर उठाई, ऐश्वर्या और उसकी सहेलियां उसे घूर रही थीं, उस सवाल को पूछने के लिए तैयार जो सबके दिमाग में था। तू अरुण चौधरी को कैसे जानता है भाई? जूलिया ने सबसे पहले पूछा। वो मेरा परिचित है, अर्जुन ने जवाब दिया। यह जवाब नहीं चलेगा। तू उसके साथ एयरपोर्ट पर क्या कर रहा था? सोफिया ने टोका। मैं वहां काम के लिए था, अर्जुन ने कहा। यह सच था कि सारे असिस्टेंट वहां थे। अर्जुन बस असिस्टेंट के तौर पर वहां नहीं था। अर्जुन, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? ऐश्वर्या ने पूछा। हाँ? अर्जुन अपनी बीवी की प्रतिक्रिया से हैरान था। इतने दिन से तुझे पता था कि मैं अरुण चौधरी की फैन हूं, और तूने कभी नहीं बताया कि तू उसे जानता है। ऐश्वर्या ने इल्जाम लगाया। मुझे लगा यह जरूरी नहीं था, और तुम मेरा यकीन भी नहीं करती। अर्जुन ने कंधे उचकाए। ऐश्वर्या और उसकी सहेलियों ने उसका जवाब मान लिया। टेबल पर खड़े दो लड़के शर्मिंदगी में गल जाना चाहते थे। कुछ देर पहले वो अरुण चौधरी को जानने की शेखी बघार रहे थे, और अब पता चला कि ऐश्वर्या का पति को उसे पर्सनली जानता है। लड़कियां इतनी उत्साहित थीं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा जब वो दोनों चुपके से अपनी टेबल पर लौट गए। कुछ फैंस ने अरुण और अर्जुन की बातचीत की तस्वीरें खींच लीं और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी। वो टॉपिक जल्दी ही ट्रेंड करने लगा, जैसे आग जंगल में फैल जाए। अगली सुबह ऐश्वर्या ने अर्जुन से बात करने से साफ मना कर दिया। ऑफिस जाते वक्त भी उसने एक शब्द नहीं बोला। पिछली रात अर्जुन को सोफे पर सोना पड़ा क्योंकि ऐश्वर्या उससे नाराज थी। अर्जुन और अरुण की तस्वीर सोशल मीडिया पर अभी भी सबसे गर्मागर्म चर्चा का विषय थी। जब अनन्या पटेल ने यह देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो अरुण चौधरी के फैन क्लब की मॉडरेटर थी, और उसे अपने आइडल से मिलने का मौका तक नहीं मिला था। वो बस दूर से उनकी पूजा करती थी। उसने गुस्से में अपना फोन अपने पापा के ऑफिस में फेंक दिया और चिल्लाई। फ्रेडी और जॉन, जो उसी कमरे में थे, हैरानी से उछल पड़े। क्या हुआ? उसके बड़े भाई जॉन पटेल ने पूछा। वो निकम्मा अर्जुन गुप्ता और हमारी स्वार्थी कजिन ऐश्वर्या, अनन्या चीखी। इस बार उन्होंने क्या किया? जॉन ने पूछा। उन्होंने मेरा आइडल मुझसे छीन लिया। अनन्या को उसके परिवार ने बहुत लाड प्यार दिया था। चाहे उसकी समस्या कितनी भी छोटी हो, वो उसका हल निकालते थे। पापा, क्यों ना हम ऐश्वर्या को एलिसिया मॉल प्रोजेक्ट दे दें? आपने कहा था ना कि वहां दिक्कतें हो रही हैं। पैशन की ब्रांच वहां बहुत खराब चल रही है, और रेंटल की भी समस्याएं हैं। जॉन ने सुझाव दिया। प्लीज पापा, इससे न सिर्फ वो इतनी व्यस्त हो जाएगी कि मशहूर एक्टर्स से मिलने का वक्त नहीं मिलेगा, बल्कि वो हमारे खानदान की नजरों में बर्बाद भी हो जाएगी। अनन्या ने अपने भाई के सुझाव पर उछलते हुए कहा। चूंकि वो अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं संभाल रही और एलिसिया मॉल प्रोजेक्ट को कोई देख नहीं रहा, तो परिवार के किसी सदस्य को इसका जिम्मा देना ठीक रहेगा। एलिसिया देश की सबसे बड़ी मॉल चेन है। कोई भी उन्हें डील में हरा नहीं पाया। फ्रेडी ने सहमति देते हुए कहा। मैं उसे फोन कर देती हूं पापा, अनन्या ने उत्साह से कहा। वो ऐश्वर्या को नाकाम होते देखने के लिए बेताब थी। अभी नहीं बताएंगे। आज रात दादाजी के घर पर परिवार की मीटिंग है, वहां इसका ऐलान करेंगे, फ्रेडी ने कहा। उसे अपनी बेटी की अपनी कजिन से रंजिश पता थी। वो अपने बच्चों को आइलैंड्स इंक का वारिस बनाने की जगह पक्की करना चाहता था। आइलैंड्स इंक कई कपड़े और जूते के ब्रांड्स की मात्र कंपनी थी। ये 3 पीढ़ियों से चली आ रही विरासत थी। इसे फ्रेडी के दादाजी ने अपने प्रांत के शहर में शुरू किया था। वो राजधानी से ताजा फैशन लाकर ऊंची कीमत पर बेचते थे। वक्त के साथ आइलैंड्स इंक रीसेलिंग से आगे बढ़कर अपने कपड़े और जूते बनाने लगी। अनन्या डिजाइन डिपार्टमेंट में थी। फैशन की डिग्री होने के बावजूद उसका डिजाइनों में कोई योगदान नहीं था।
उसके डिजाइन अक्सर शुरुआती मंजूरी के चरण में ही खारिज हो जाते थे। नतीजतन उसके भाई और पापा ने उसे इस साल के डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा न लेने दिया। दूसरी तरफ ऐश्वर्या, जो बिजनेस प्लानिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी, कंपनी में उभरता सितारा थी। उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के नए तरीके ईजाद किए थे और स्टोर्स में उनकी खर्च करने की राशि बढ़ाई थी। जॉन ने अपनी बहन के कहने पर ऐश्वर्या के रास्ते में जितनी हो सके उतनी अड़चनें डाली थीं। उसने अपने छोटे भाई हरी को ऐश्वर्या को एक साफ तौर पर बेकार डिजाइन पिच करने को कहा था, लेकिन ऐश्वर्या ने उस रुकावट को भी पार कर लिया था। मोहन कंपनी में अर्जुन अलग अलग डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि अगर हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को और बेहतर करते रहे तो हम मोहन फोन्स को रीलॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ने मुझे भरोसा दिया है कि 1 महीने में वो 3 नए फोन तैयार कर लेंगे, हर मार्केट टियर के लिए एक। अर्जुन ने डायरेक्टर्स पर थोड़ा दबाव डालते हुए कहा। जल्दी ही कमरा डायरेक्टर्स के आपसी चर्चा से गूंजने लगा। साथ ही हम मोहन कंपनी के हेड ऑफिस का नया लुक भी पेश करेंगे। ये ज्यादा युवा और आधुनिक होगा। जैसा कि आपने सुना होगा, मशहूर डिजाइनर विनीता इस नए इमेज पर काम कर रही हैं। हमारे कर्मचारी न सिर्फ ताजा माहौल में काम करेंगे, बल्कि हमारा बिल्डिंग टूरिस्ट लोकेशन भी बनेगा। ये पहला ऑफिस बिल्डिंग होगा जिसे विनीता डिजाइन कर रही हैं। मुझे यकीन है आप समझते हैं कि उन्होंने कितने ऑफिस डिजाइन करने से मना किया है। डायरेक्टर्स हैरान थे। उन्होंने विनीता को ऑन ऑफिस में देखा था, लेकिन सोचा था कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑन ऑफिस रीडिजाइन कर रही हैं, न कि पूरी बिल्डिंग। मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगा, आप सब व्यस्त होंगे, जा सकते हैं। डायरेक्टर्स को विदा करने के बाद अर्जुन ने देखा कि लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर रुका हुआ है। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? अर्जुन ने ठंडे लहजे में पूछा। सर, मैं अपने मैनेजर की हरकतों के लिए माफी मांगता हूं। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने उसे डिमोट कर दिया। डायरेक्टर की आवाज कांप रही थी। उसे डर था कि प्रेसिडेंट क्रिश की हरकत की वजह से उससे नाराज होगा। वो तो काफी वक्त से ऐसा है, ये तुम्हारी गलती नहीं, अर्जुन ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। क्या उसे निकाल दूं सर? डायरेक्टर ने खुश करने की कोशिश में पूछा। नहीं, मेरे पास उसके लिए दूसरी योजनाएं हैं। उसे ऐसा रोल दो जिसमें मेहनत मजदूरी करनी पड़े, अर्जुन ने आदेश दिया। डायरेक्टर ने सिर हिलाया और चला गया। ऑफिस लौटकर अर्जुन को ऐश्वर्या का मैसेज मिला। आज रात की फैमिली मीटिंग मत भूलना, देर मत करना, मम्मी पापा वहां मिलेंगे। वो साफ तौर पर अभी भी नाराज थी। उस रात अर्जुन और ऐश्वर्या पटेल खानदान के मुखिया के घर चुपचाप ड्राइव करके गए। ऐश्वर्या अभी भी अर्जुन से बात नहीं कर रही थी। अर्जुन सोच रहा था कि जब ऐश्वर्या को उसकी असली पहचान पता चलेगी तो वो कितना गुस्सा होगी। डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही ऐश्वर्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। भले ही उनकी लड़ाई चल रही थी, वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो और अर्जुन अभी भी बहुत प्यार करते हैं और उसने अर्जुन से शादी करने का फैसला सबके विरोध के बावजूद सही लिया था। जब सब इकट्ठा हो गए, फ्रेडी ने खाना खाते वक्त परिवार को अपनी रिपोर्ट दी। उनके बाद परिवार के वो सदस्य जिन्हें कोई डिवीजन संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी जरूरतें बताईं। आमतौर पर यह 30 मिनट तक चलता था, लेकिन आज जब सबने अपनी बात रख ली, फ्रेडी फिर खड़ा हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एलिसिया मॉल प्रोजेक्ट है। सब जानते थे कि यह प्रोजेक्ट बेहद मुश्किल था। कोई भी इसे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें जिन लोगों के साथ काम करना था वो मुश्किल थे और इसका कंपनी पर बड़ा असर पड़ता था। इस प्रोजेक्ट के आकार को देखते हुए मैं चाहता हूं कि परिवार का कोई सदस्य इसे सीधे संभाले। मैं ऐश्वर्या को इसका प्रोजेक्ट लीड बनाऊंगा, फ्रेडी ने ऐलान किया। कमरे में मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं। ज्यादातर परिवार को ऐश्वर्या से कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो उसके पति को पसंद नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग जो दादाजी के ऐश्वर्या को ज्यादा पसंद करने से चिढ़ते थे, खुश थे कि उसे यह असंभव प्रोजेक्ट मिला। मैं सहमत हूं,
टेबल के सिरे पर बैठे दादाजी ने कहा, मुझे यकीन है मेरी ऐश्वर्या इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। दादाजी की मंजूरी के बाद ऐश्वर्या के पास मौका स्वीकार करने और अपने चाचा को धन्यवाद देने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर पहुंचने पर कमला फ्रेडी के फैसले की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन ऐश्वर्या ने सबसे पहले बोलकर सबको चुप कर दिया और कहा कि वो थक गई है और बात नहीं करना चाहती। अर्जुन उसके पीछे उनके कमरे में भागा। उसने ऐश्वर्या को बिस्तर पर रोते हुए पाया। वो उसके पास लेट गया और उसे गले लगा लिया। ऐश्वर्या ने उसकी तरफ मुंह किया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगी। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं अर्जुन। वो चाहते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊं, ऐश्वर्या ने सिसकते हुए कहा। अभी तो बस असंभव लग रहा है हनी, लेकिन मुझे यकीन है तू इसे संभाल लेगी, अर्जुन ने अपनी बीवी को सांत्वना देते हुए कहा। तुझे आराम करना चाहिए, कल तेरा लंबा दिन है, अर्जुन ने उसके सिर पर चूमते हुए कहा, जबकि ऐश्वर्या रोती रही। आखिरकार ऐश्वर्या रोते रोते सो गई। अपनी सोती हुई बीवी को बाहों में लिए अर्जुन ने अपने पापा को मैसेज भेजा कि अगले दिन दोपहर में कंट्री क्लब में उससे मिलें, जैसे कोई तूफान के बाद शांति की तलाश में हो।